एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ईएसआई एग्जाम जो होने वाला है और बिहार एसआई सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था। निर्वाचन क्षेत्र जो है कितना पॉपुलेशन पे कितना होगा और टोटल जितने सीट्स हैं, इसका निर्धारण पिछली बार कब की गई थी ये आपको बताना है। कब की गई थी? 1972 में इसको डिसाइड किया गया था और 2026 तक जैसा है वैसा ही बना रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक टाइप है सरकार का, आपको बताना है कैसा तंत्र है ये। ऑप्शंस थोड़े लेंदी हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो। क्या होगा सही आंसर? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जहां लोग देश की नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट रिपब्लिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ये था आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध चला था वो कब से कब तक चला था? 1790 से लेकर 92 तक ये युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। गुप्त शासन के दौरान आपसे बात किया जा रहा है, तो कौन थे वो थे आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट जिनका जन्मस्थल जो है वो पाटलिपुत्र माना जाता है और इन्होंने आर्य सिद्धांत नाम का एक बुक भी लिखा जो बहुत फेमस रहा और यह एक प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी और एक गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है कि आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैध मुद्रा क्या है। वैध मुद्रा क्या है, जल्दी बताओ। वैध मुद्रा क्या है? तो वैध मुद्रा विधि के अनुसार लोगों तथा सरकार द्वारा स्वीकार की गई हो, ऐसी मुद्रा को हम लोग वैध मुद्रा कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, वायु अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विवादों में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। जो भी वायु अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उसमें से मध्यस्थता का काम कौन करता है? कौन करता है? ये काम किया जाता है ICAO के द्वारा। किसके द्वारा? ICAO के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी सिविल एविएशन, एविएशन मतलब उड्डयन हुआ, इस सेक्टर से जो भी प्रॉब्लम है वो सब यही हैंडल करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। राज्य में महाधिवक्ता का बात किया जा रहा है, तो किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है? इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है। केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? तो ये हुई है जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, सतत भुगतान शेष घाटे के कारण गिरते हुए विनिमय दर वाली मुद्रा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऐसी मुद्रा को कहा जाता है सुलभ मुद्रा। यानी जो भी शेष भुगतान शेष है यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो अगर घाटे में चल रही है तो उससे क्या होता है
कि विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट जो है किसी भी करेंसी का वो घटने लगता है, ठीक है। और जब एक्सचेंज रेट घटने लगता है उस मुद्रा को आप आसानी से एक्सेस कर पाते हो और इसी को बोलते हैं सुलभ मुद्रा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। इन चारों में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, तो यह है निगम कर, जो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। वेस्ट जितना है ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था और अंतिम बौद्ध राजा हुआ, तो वो है हर्षवर्धन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, राजा राज चोल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है। तो भारत से सबसे अधिक किस चीज का, किस समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यात होता है, वह है जमे हुए झींगा का, ठीक है, झींगा मछली जो होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो सबसे पहले इन सभी में से अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे, हो जाएंगे मेगास्थनीज, ठीक है। विदेशी यात्री जैसे ही आप सुनते हो वेनसांग और फायन, ये दो नाम आपके दिमाग में आता है, लेकिन यहाँ पे चाइनीज यात्री नहीं पूछा जा रहा है, विदेशी यात्री पूछा जा रहा है, ठीक है। और सबसे पहले मेगास्थनीज जो हैं वह किनके काल में आए हुए थे, वह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए हुए थे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले इन्होंने ही भारत का भ्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, इनका राजधानी था गुलबर्गा। बहमनी राज की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान, ठीक है। और किसने किया था, हसन गंगू ने। किसने, हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी। क्लियर है। और इसके प्रमुख जो प्रांत थे वो चार थे आपका, गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर, ठीक है। तो जिसमें से गुलबर्ग या गुलबर्गा जो था यह इनकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी। इन चारों में से आपको बताना है कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। जल्दी बताओ कौन सी घटना है जो सबसे पहले घटी थी। तो सबसे पहले घटने वाला घटना है मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। कब किया था इन्होंने, तो देखो अगर सबका हम लोग एक तरफ से देखें, पहला है अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिता सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगर इस चीज का हम लोग बात करेंगे तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 में किया था, ठीक है। उसके बाद क्वांटम सिद्धांत ये 1900 के आसपास आया। और इसके बाद अगर टेलीविजन का हम लोग बात करेंगे, ठीक है, और सॉरी मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल, जो बेतार सिग्नल मार्कोनी के द्वारा किया गया था, तो ये लगभग 1920 से 23 के बीच में किया गया था। और मैडम क्यूरी ने जो नोबेल पुरस्कार जीता था पहली बार, वह 1903 में जीता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है मैडम क्यूरी को, 1903 और 1911 में। 1903 में किसके लिए मिला था, केमिस्ट्री के लिए मिला था, ठीक है, सॉरी फिजिक्स के लिए मिला था, जो रेडियो एक्टिविटी का खोज इन लोगों ने मिलकर किया था, ठीक है। और 1911 में रेडियम के लिए मिला था, जो केमिस्ट्री के फील्ड में मिला था। दोनों चीजें याद रखनी है, फिजिक्स के लिए 1903, केमिस्ट्री के लिए 1911। तो इन सब में से अगर देखोगे तो पूछा जा रहा है सबसे पहले कौन सा घटना घटा, तो 1900 वाला मैक्स प्लैंक वाला सबसे पहले घटा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, शिवरमन समिति के सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई। शिवरमन समिति के सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई थी, ये की गई थी नाबार्ड की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है। अका अक आपको याद रखना है, अका अक ये क्या है, पहला कौन है, अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अशोक, चौथा है कनिष्क, अका अक, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो अजंता गुफा में जो भी उत्कीर्णन हुए इसका काम सबसे पहले किसके शासनकाल में शुरू हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले किसके शासनकाल में शुरू हुआ है? ये है सातवाहन काल। सातवाहनों के टाइम में ही उत्कीर्णन का काम जो है वो सबसे पहले शुरू हो गया था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे अजंता में टोटल कितने गुफाएं हैं, तो बहुत बार मैंने पढ़ा रखा है, जल्दी बताओ कितने गुफाएं हैं। तो अजंता में टोटल 29 गुफाएं। कितने हैं? 29 गुफाएं। लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में केवल 6-7 गुफा ही शेष बचे हुए हैं। ठीक है, और इसमें से 2 गुफाएं जो आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17। ठीक है, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 जो है यह गुप्त काल में बनाया गया था। क्लियर है? और गुफा नंबर 16 में है क्या, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है। यही आपसे पूछा जाता है कि अजंता के किस नंबर के गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, तो ये है आपका गुफा नंबर 16। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और एक और बात आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म के किस जो कैटेगरी है उससे अजंता की गुफाएं मैक्सिमम संबंधित हैं, तो ये है महायान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होगा, ये है कांडला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ गोल्ड क्या है? द लैंड ऑफ गोल्ड यानी स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य कौन सा है? द लैंड ऑफ गोल्ड, इस नाम से किसको जाना जाता है? इस नाम से घाना को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित है? IBRD से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? वह देश कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है वो है म्यांमार। ठीक है, सार्क में कौन कौन मेंबर हैं, क्या क्या हैं, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? जल्दी बताओ, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया गया था लॉक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है? न्याय के आर्थिक आयाम पर किनके द्वारा जोर दिया गया है? किनके द्वारा? तो समाजवादियों के द्वारा न्याय के आर्थिक आयाम पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम कौन सा है? भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम है कोसी घाटी परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? शहतूत कीट पालन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो शहतूत कीट पालन में आपका कर्नाटक अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर? आसान सा क्वेश्चन है, यह है अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी किस चीज़ के खेती के लिए प्रसिद्ध है? किस चीज़ के लिए? ये प्रसिद्ध है सेब के खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? अदृश्य निर्यात यानी इनविजिबल एक्सपोर्ट कौन उत्पन्न करता है? ये करता है यातायात और यात्रा। ठीक है, आप अगर कोई सामान दूसरे देश में भेज रहे हो उसका तो पूरा ब्यौरा हमारे पास है, कितना भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप कोई दूसरे देश में जा रहे हो तो उसका हमारे पास कोई भी टेंजिबल डाटा अवेलेबल नहीं होता है, और क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप दूसरे देश में कितना खर्च कर रहे हो, ये सब हमारे देश का मतलब का नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको अदृश्य निर्यात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? हवाला लेन देन
किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं यह सब कौन कंट्रोल करता है? यह सब फेमा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पहले इसी का नाम फेरा हुआ करता था और अब ये फेमा बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस सटोरिया को क्या कहते हैं जो इस दृश्य से सौदे की खरीद करता है कि वह उन्हें कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में बेच देगा? उसको क्या कहते हैं? ये शेयर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जल्दी बताओ क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर होगा तजेड़िया या तंजेड़िया। ठीक है, देखो बुल और बियर ये दो टर्म हैं जो यूज़ किए जाते हैं शेयर मार्केट में। बुल का मतलब हो गया जब शेयर का प्राइस हाइक हो रहा है यानी बढ़ रहा है, और बियर का मतलब हो गया शेयर का प्राइस घट रहा है। तो कुछ ऐसे ब्रोकर होते हैं जिनका काम ही होता है, वो क्या करते हैं, वो लोग कम दाम पे शेयर्स को खरीद लेते हैं और टारगेट करते हैं कि 10 रुपये का शेयर जब 15 रुपये होगा तो वो बेच देंगे। ठीक है, इनको बुल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही क्या होगी? नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा तो बैंक उतना ही अधिक लोन दे पाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उतनी ही बड़ी होगी गुंजाइश लोन देने की। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडारण वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? तो इसमें से कौन सा कदम उठाया जाएगा? यह है खुले बाजार में बॉन्ड खरीदना। ठीक है, अगर नगद भंडारण वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो फिर क्या करेगा? खुले बाजार से बॉन्ड खरीदेगा। अगला क्वेश्चन है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली यानी LERMS कब लॉन्च की गई थी? LERMS कब लॉन्च की गई थी? कब की गई थी? 1992 में लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? वह राज्य कौन सी है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? कौन सी राज्य है वो राज्य है मेघालय। ठीक है, मेघालय की सीमा किससे नहीं मिलती है? तो म्यांमार से नहीं मिलती है। म्यांमार से मिलने वाली सीमा कौन कौन से राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश की है और नागालैंड की है। ठीक है, मणिपुर की है और मिजोरम की है, मेघालय की नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति संबंधित है राष्ट्रीय बागवानी मिशन से। ठीक है, फलों के उत्पादन से मेनली सुनहरी क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? आसान सा क्वेश्चन है। चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय जो था वह सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ। ठीक है, वातापी के चालुक्य का। और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। हर्षवर्धन को इसने हराया था। हराकर कौन सी उपाधि इसने धारण की थी? इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ये आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है? लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर है दमिश्क। ठीक है, ये लगातार बसा हुआ क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेना। कंटिन्यूसली जब से इवॉल्व हुआ है ये दुनिया, ठीक है, उसमें से सबसे पहले दमिश्क में जो शहरी प्रणाली है उसको अपनाया गया था, शहरी पैटर्न पे, और तब से लेकर ये लगातार जिंदा ही है। देखो जितने भी सभ्यता आपने देखे हैं वो सब क्या हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। जैसे आपने सैंधव सभ्यता देखा, वो भी शहरी सभ्यता थी, लेकिन वो क्या हुआ, एक समय में पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन अगर हम लोग कंटिन्यूसली जो इवॉल्व होने के बाद है ही अभी तक, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वो आपका विश्व का सबसे पहला शहर है दमिश्क, जो अभी तक है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगितावाद का मुख्य पक्ष समर्थक है। उपयोगितावाद का मुख्य पक्ष समर्थक कौन है? इन चारों नामों में से आपको बताना है कौन है। वो है जेरेमी बेंथम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। अब कभी मैं अगर पूछ लूं कि किस अनुच्छेद के तहत, तो उसमें आपको ये याद रहना चाहिए 75(3) के तहत। तो आप सभी जानते हो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, ठीक है। लेकिन याद क्या रखना है आपको, अनुच्छेद 75(3) के तहत। अगला क्वेश्चन है, विक्रमोर्वशीयम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। विक्रमोर्वशीयम किसके द्वारा लिखी गई है। विक्रमोर्वशीयम ये लिखा गया है कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है विक्रमोर्वशीयम, तो कालिदास ने ये लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम या एल सुब्रमण्यम के नाम से इनको जाना जाता है और ये वायलिन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है। जैन अवस्था आसान सा क्वेश्चन है, ये पारसियों का पवित्र पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रचलित संगीत में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं गाया जाता है। तो बिहार में प्रचलित संगीत में कौन सा राग नहीं गाया जाता है, ये राग है मल्हार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को शामिल किया गया है, तो है मैथिली। 8वीं अनुसूची दिसंबर 2003 में कौन सा संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है। और इसमें 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 भाषा आपको नजर आएगा, मैथिली और संथाली। तो संथाली ये झारखंड में मेनली बोला जाता है और मैथिली ये बिहार में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। बिहार में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था, ये किया गया था समस्तीपुर में, ठीक है। पूसा कॉलेज के नाम से जिसको आप जानते हो, ठीक है, वही है ये। और पूरा कॉलेज का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसको पूसा में स्थापित किया गया था और बिहार का ये पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहार के किस नगर में ग्लाइडिंग क्लब है। बिहार के किस नगर में ग्लाइडिंग क्लब है, यह है पटना में। अगला क्वेश्चन है, बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है। बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है। त्रिवेणी नहर त्रिवेणी पश्चिम चंपारण से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगर हम लोग त्रिवेणी का बात करेंगे, ठीक है, नदी किस नदी के तट से ये निकलती है, गंडक नदी के बाएं तट से ये निकलती है, ठीक है, ये त्रिवेणी नहर। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है। परागकण कौन पैदा करता है, यह है परागकोश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है। किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है, तो पुष्प क्रम में अनानास का विकास होता है। इसको हम लोग इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। क्या होता है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर, एक साथ बहुत सारे फूल होते हैं, ठीक है। और उसी तरह से एक तरह से आप बोल सकते हो मल्टीपल फ्रूट्स जो है वह एक ही में फॉर्म हो जाता है, जैसे आपका अनानास होता है, ठीक है। अनानास जैसे आप एक तरफ से देख रहे हो ये, लेकिन अंदर से ये मल्टीपल इसमें फ्रूट्स होते हैं, क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपका कस्टर्ड एप्पल होता है, वो भी इसका दूसरा एग्जाम्पल है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन चीनी उद्योग को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से झकड़ा यानी रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है। रेशेदार जड़ वाला पौधा, तो ये आपका गेहूं। रेशेदार जड़ का मतलब क्या हो गया, ये वाला,
ठीक है, इसमें से अगर आप देखोगे तो गेहूं का जड़ इस तरह का पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है किस प्रक्रिया के द्वारा? किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ये प्रक्रिया है आपका जैव नाइट्रोजन यौगिकीकरण। कौन सा प्रक्रिया है? जैव नाइट्रोजन यौगिकीकरण। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल को विकृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है एथेनॉल को विकृत करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग कोयले का यूज़ करते हैं, यानी चारकोल का यूज़ करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जांतव चारकोल। क्या कहा जाता है? जांतव चारकोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता भारत में कौन करते हैं? कौन करते हैं? ये किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, काचीन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? कौन सी पहाड़ी है? काचीन पहाड़ियां। तो यह भारत का म्यांमार के साथ सीमा निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? इन सभी बायोम को अगर आप देखोगे तो आपको बताना है किसमें पेड़ नहीं होता है। आसान सा क्वेश्चन है, यह है टुंड्रा। ठीक है, यह बहुत अधिक ठंड वाले एरिया में पाया जाता है और यहाँ पे छोटे छोटे जो ग्रासी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन बड़े पेड़ आपको नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारचुक्की प्रपात भारत में किस राज्य में स्थित है? भारचुक्की प्रपात कहाँ स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या होती है? कुल संख्या में कितने पिता के और कितने माता के होते हैं, ये आपको बताना है। किसी भी शिशु का अगर वंशागत जीन का अगर बात करोगे तो उसमें से 50% पिता का होता है और 50% माता का होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? यह आपका सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? कयाल नामक भौगोलिक संरचना कहाँ पाई जाती है? ये केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं, क्यों? ऊनी कपड़े सर्दी में शरीर का रक्षा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वे उष्मा के कुचालक हैं। अगला क्वेश्चन है, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है, क्या कारण है? कि उल्लू घोर अंधकार में भी देख पाता है। क्या कारण है? कि उसकी बड़ी बड़ी आँखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करता है। इसी कारण से वह अंधकार में भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? बहुत सारे वॉशिंग मशीन में इसको यूज़ किया जाता है, आपको बताना है किस क्रिया के द्वारा उसमें कपड़ों को सुखाया जाता है। कौन सी क्रिया है वो क्रिया है आपका, वो फोर्स है आपका अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है? ग्लाइकोजन जमा होता है यकृत यानी लीवर में। ठीक है, ग्लूकोज की आवश्यकता जब खत्म हो जाती है, यानी हमारे शरीर में ग्लूकोज की ज़रूरत जितनी होती है उतना तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो बच जाता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको स्टोर कहाँ करते हैं? यकृत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? आसान सा क्वेश्चन है, इसका काम है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ले जाना।
अगला क्वेश्चन है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? यानी आपके बॉडी का कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है अगर आपके शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो गया है तो कौन सा है? वो है आपका यकृत यानी लीवर। ठीक है, अगर किसी के शरीर में क्या होता है, उसके ब्लड में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है, इसका मतलब है कि उसके लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। पानी में हवा का बुलबुला कैसे व्यवहार करता है? यह एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? आसान सा क्वेश्चन है। घरेलू एलपीजी जो होता है इसमें से द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखना चाहिए? टेप रिकॉर्डर को किस चीज के समीप नहीं रखना चाहिए? इसको चुंबक के समीप नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन काल जो होती है उसमें क्या असर आएगा? क्या होगा? तो उसका दोलन काल बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है? तो कुहासे और कोहरे में अगर आपको फोटोग्राफी करना है रात में तो आप किन रेस का इस्तेमाल करोगे? किस तरह के लाइट का आप इस्तेमाल करोगे? क्या यूज करोगे? आप अवरक्त विकिरण का इस्तेमाल करोगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो ताबो मठ कहाँ स्थित है? ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा पठार का क्षेत्र जो है इन चारों में से कौन सा एक ऐसा राज्य है जहां पे वो उसका क्षेत्र नहीं पड़ता है? वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का क्षेत्र मालवा पठार का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नुनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? नुनमती नामक स्थान भारत में पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? यूरेनियम खदान, भारत की पहली यूरेनियम खदान, तो ये जादूगोड़ा में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में नौकरी देने के लिए GIG A अपॉर्चुनिटी नाम का मुहिम शुरू किया है? गिग ए अपॉर्चुनिटी इस नाम से एक मुहिम चलाया गया है। किसके द्वारा? तो एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है? रोनी ओसुलिवान के द्वारा इसका खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। ठीक है, ध्यान रखना है, नए चुनाव आयुक्त ये नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस हर वर्ष 21 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है? आपको बताना है किस देश की ये क्रिकेटर हैं। ये इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रोजगार आवेदन हेतु गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया है। आपको बताना है उसका नाम। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोरमो जॉब्स। क्या नाम है? कोरमो जॉब्स। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो शीर्ष स्थान पर एक बार फिर से इंदौर है, जो लगातार शायद 3 या 4 वर्षों से पहले स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस हर वर्ष राजीव गांधी के जयंती पर मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस हर वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 का एरिया रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? यह है एरिया रैंकिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। ठीक है, इसमें से शीर्ष स्थान मिला है इस वर्ष IIT मद्रास को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो टाइटल स्पॉन्सर इनमें से किसको बनाया गया है इस वर्ष का? तो टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है ड्रीम 11। ठीक है, ड्रीम 11 ये एक मोबाइल गेमिंग कंपनी है, इसको बनाया गया है IPL का टाइटल स्पॉन्सर। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष विश्व मानवता दिवस हम लोग मनाते हैं 19 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है? तो बनारस जंक्शन किसका नाम बदलकर कर दिया गया है? यह है मांडवाडीह स्टेशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MCX ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत में पहला बुलियन इंडेक्स MCX के द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई है। आपको बताना है उसका नाम क्या है। उसका नाम है बुलडेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? तो भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? यह है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश बना है? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादक खाड़ी देश पहला है, ये कौन बना है? ये बना है UAE। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी के बेनेडिक्ट हेवेडेस ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? बेनेडिक्ट हेवेडेस ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित हैं और ये जर्मनी के खिलाड़ी थे। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो गुयाना के अगले राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? यह है इरफान अली, जो गुयाना के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है? रक्षाबंधन प्रोग्राम साइबर क्राइम के खिलाफ किसने लॉन्च किया है? ये किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।